मैं विक्रम को लेकर फ्लैट से बाहर आ गया। प्रोग्राम के मुताबिक इरफान भी मेरे साथ था। मैंने रवानगी से पहले एक दफा फिर विक्रम को तंबीह की, देखो कोई चालाकी दिखाने की या स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी लाश भी कूड़े के किसी ढेर पर नजर आएगी। विक्रम ने सिर्फ सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं। वो न जाने किन ख्यालों में गुम था, मगर मुझे ये यकीन था कि वो इस वक्त भी हमसे छुटकारा पाने पर गौर कर रहा होगा। बिल्डिंग के बाहर विक्रम की स्याह कलर की टोयोटा क्राउन मौजूद थी। उसने हमारे बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। न सिर्फ रिवॉल्वर निकाल लिया बल्कि उसे मजीद दहशतजदा करने के लिए उस पर साइलेंसर भी फिट कर दिया। फिर मैं यूं इत्मीनान से बैठ गया जैसे विक्रम हमें मछली के शिकार पर ले जा रहा हो। अकबी नशिस्त पर इरफान भी बिल्कुल चौकस था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर था और उसका रुख विक्रम की तरफ था। विक्रम बहुत स्लो ड्राइविंग कर रहा था। इरफान दांत पीस कर बोला, गाड़ी तेज चलाने से तुम्हारी मौत वाकई नहीं हो जाएगी, तेज चलाओ, हमारे पास वक्त वैसे ही कम है। विक्रम ने झुंझुला कर गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। फिर देखते ही देखते स्पीडोमीटर की सुई 140 और 50 के दरमियान थिरक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बड़े से एक खूबसूरत बंगले के सामने गाड़ी रोक दी और मखसूस अंदाज में 2 दफा हॉर्न बजाने के बाद उसने लाइट को टिपर दिया। दूसरे ही हॉर्न पर गेट खुल गया और विक्रम अपनी गाड़ी पोर्टिको की तरफ ले गया। पोर्च में सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार पहले ही मौजूद थी। इरफान ने कहा, यह गाड़ी किसकी है? विक्रम ने पुरतशवीश लहजे में कहा, यह गाड़ी शायद जमील की है। इसका मतलब है कि जमील अब तक मेरे इंतजार में बैठा हुआ है। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसे महसूस करके मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। गोया सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर थी। मैंने घूमकर गेट की तरफ देखा। एक मुसल्ला गार्ड आहनी गेट बंद कर रहा था। उसके शाने से राइफल लटकी हुई थी। कमर के गिर्द और सीने पर क्रॉस की शक्ल में फाजिल राउंड्स की बेल्टें थी। विक्रम ने सुर्ख स्पोर्ट्स कार के पहलू में अपनी गाड़ी भी पार्क कर दी। मैंने अपनी जानिब का दरवाजा खोला और गैर महसूस अंदाज में बाहर की तरफ लुढ़क गया। गाड़ी की आवाज सुनकर अंदर से दरमियाने कद और गठे हुए जिस्म का एक शख्स बरामदे में निकल आया। उसकी तवज्जो विक्रम और इरफान पर थी, इसलिए वो मुझे न देख सका। यूं भी मैं किसी हद तक गाड़ी की ओट में था। विक्रम ने यूं ही गाड़ी का दरवाजा बंद किया, मैंने भी उसके साथ ही अपनी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया, ताकि जमील को या जो कोई भी वो था शुबा न हो सके कि गाड़ी में कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। इरफान अभी तक गाड़ी से नीचे नहीं उतरा था। उसने सरगोशी में गुर्रा कर कहा, तुम्हारे मेहमान को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे अलावा गाड़ी में कोई और भी था, वरना मुझसे पहले वो तुम्हारी और तुम्हारे मेहमान की खोपड़ियां उड़ा देगा। ये कहकर वो भी गाड़ी से नीचे उतर आया। अंदर से निकलने वाला शख्स अभी तक बरामदे में ही था और बहुत गौर से विक्रम और इरफान का जायजा ले रहा था। विक्रम ने लहजे को थोड़ा नॉर्मल रखते हुए कहा, हेलो जमील, तुम कब आए? वो बोला, अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। उसकी नजरें अभी तक इरफान की तरफ थीं। विक्रम ने इरफान की तरफ इशारा किया, बोला, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त इरफान हैं और इरफान ये जमील हैं। फैक्ट्री में इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इरफान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कोई रस्मी बात नहीं है, मुझे वाकई आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। जमील ने कहा, जर्रा नवाजी है आपकी। फिर वो चौंक कर बोला, आप लोगों के अलावा गाड़ी में और कौन था? जमील की बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। यही हाल इरफान का भी हुआ, लेकिन जमील उस वक्त गाड़ी की तरफ मुतवज्जे था, इसलिए वो इरफान पर ध्यान न दे सका। मेरा ख्याल था कि उसने मुझे उतरते हुए देख लिया है। विक्रम ने जल्दी से मोहतात लहजे में कहा, किस गाड़ी की बात कर रहे हो? वो जानता था कि उस वक्त उसकी जबान से निकला हुआ एक भी गलत लफ्ज उसकी जान ले सकता है। उस वक्त वो दोहरे निशाने की जद में था। जमील हंस कर बोला, अरे यार, मैं तुम्हारी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम लोगों के अलावा गाड़ी में से कोई और भी उतरा हो। मुमकिन है ये महज मेरा ख्याल हो। विक्रम बोला, अब अंदर भी चलो या सारी बातें यहीं कर लोगे? जमील एकदम संजीदा हो गया। बोला, मुझे इस वक्त तुमसे बहुत जरूरी बातें करना है। वो बातें सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान होंगी। तुम पहले इरफान साहब को फारिग कर दो। विक्रम ने कहा, अरे तुम इनकी फिक्र मत करो, ये हमारे A1 लोगों में से हैं। जितना एतबार तुम्हें मुझ पर है वो इन पर भी कर सकते हो। जमील ने कहा, बात एतबार या बेएतबारी की नहीं है, बल्कि उसूल की है। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ, बोला, मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, मगर प्लीज माइंड मत कीजिएगा। असल में हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। आपका शुमार A1 लोगों में होता है, इसलिए आप तो हमारी मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इरफान मुस्कुरा कर बोला, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। यही बात तो आपके सिलसिले में मैं कहने वाला था। मैं भी इंतहाई जरूरी काम से आया था। इस वक्त आपकी मौजूदगी को मैं भी पसंद नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज आप भी माइंड मत कीजिएगा। मुझे नवीद के साथ मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। या फिर आपको किसी किस्म की इमरजेंसी है तो पहले आप मीटिंग कर लें, मैं इंतजार कर लूंगा।
जमील ने कहा, मेरे पास वाकई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। ये कहते हुए उसने बर्क रफ्तारी से रिवॉल्वर निकाला कि मैं दंग रह गया। जमील ने दुरुस्त लहजे में कहा, मिस्टर इरफान, नाउ डोंट ट्राई टू मूव, दोनों हाथ सर पर रखो और अंदर चलो। उसने रिवॉल्वर लहराकर कहा, फिर बुलंद आवाज में बोला, गाड़ी के पीछे जो कोई भी है बाहर आ जाए, वरना मैं इरफान को भून कर रख दूंगा। बरामदे में चलने वाले बल्ब की मध्यम रोशनी में मुझे विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। उसका रंग फक हो गया था। जमील से ज्यादा उसे खतरे का एहसास था। इससे पहले कि जमील मजीद कुछ कहता, इरफान बिफर कर बोला, नवीद साहब, क्या मैं इस इज्जत अफजाई का सबब दरियाफ्त कर सकता हूँ? आपका घर घटिया किस्म के जुआरियों का अड्डा है या कोई 3rd क्लास बार? इस किस्म के वाकयात तो वहीं होते हैं। मैं तो अब तक जमील साहब को बहुत मुहज्जब आदमी समझ रहा था। जमील धाड़ कर बोला, शट अप। जमील मेरे निशाने की जद में था, मगर फायर का धमाका दूर तक सुना जाता। फिर आसपास के लोगों से पहले विक्रम का गार्ड वहां पहुंच जाता। यही सोचकर मैंने फायर करने से एहतराज किया। इरफान ने खा जाने वाली नजरों से बारी बारी विक्रम और जमील को देखा, फिर दोनों हाथ सर पर रखता हुआ बोला, ओके मिस्टर जमील, मैं तुमसे इस हरकत का मतलब जरूर पूछूंगा। वो बोला, अब खामोशी से अंदर चलो, तुम्हें भी सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा। जमील के लहजे में फतहमंदी का एहसास था। वो तीनों खामोशी से आगे पीछे अंदर चले गए। उनके जाते ही मैं गाड़ी के पीछे से निकला और पंजों के बल दौड़ता हुआ बरामदे तक पहुंचा। वो लोग उस वक्त ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुके थे। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास ही ठहर गया। जमील की आवाज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी, मिस्टर इरफान, तुम्हारे मुताल्लिक रिपोर्ट मिली है कि तुमने ऐसे लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रखा है जिनका ताल्लुक दरपर्दा कामरान से है। इरफान ने सख्त लहजे में कहा, जब तक तुम अपनी शनाख्त नहीं करवाओगे मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, और ये उसूल उन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है जिनकी तुम नुमाइंदगी कर रहे हो। वो बोला, नवीद ने बताया है कि मेरा नाम जमील है। और इरफान का लहजा तल्ख हो गया। बोला, खामखा वक्त जाया करने की कोशिश मत करो, ये बात तुम भी जानते हो कि मैं किस किस्म की शनाख्त चाहता हूँ। जमील गुस्से में विक्रम का असली नाम ले बैठा। बोला, इसे बताओ विक्रम, इसे बताओ कि इस वक्त मेरी हैसियत क्या है। जमील बिफर गया। विक्रम थूक निगल कर बोला, इरफान, जमील साहब तंजीम के बड़ों में से हैं। यूं समझ लो कि ये इस वक्त गोपाल दास के बाद नंबर 2 हैं। ये सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। गोया जमील भी रॉ का एजेंट था, और ऐसा अहम एजेंट जो गोपाल दास के बाद नंबर 2 था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी एजेंसियों की कारकर्दगी पर गुस्सा आया। क्या वो लोग इतने ही बेखबर हैं कि मुल्क में विक्रम, जमील, गोपाल दास और न जाने कितने गैर मुल्की एजेंट दंदनाते फिर रहे हैं और उन्हें कानो कान खबर नहीं है। मुझे यकीन था कि जमील के रूप में भी कोई किराए का कातिल होगा। इनके अलावा वो बेशुमार मकामी लोग भी इनके साथ थे जिन्हें इन लोगों ने पैसे के बल पर खरीदा था। फिर मैं सोचकर मुतमईन हो गया कि हमारे भी लातादाद कमांडोज भारत में बरसरे पैकार हैं। यूं हिसाब बराबर होता रहता है। इस सूरत हाल में दोनों मुल्कों के एजेंटों को सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि रंग, कद-ओ-कामत, जबान और हुलियों की वजह से वो लोग बहुत आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। सिर्फ जबान का मामूली सा मसला था, वो भी कोई ऐसा खास नहीं था। जरा सी मेहनत के बाद वो लोग जबान भी सीख लेते थे। सिर्फ चंद ही अल्फाज का तो फर्क था। इरफान ने नदामत आमेज लहजे में जमील को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आप पहले ही बता देते सर तो मैं आपसे मिसबिहेव क्यों करता। मुझे अफसोस है कि जमील ने उसकी बात काट दी। बोला, बस खत्म करो, तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। तुमने ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों शामिल किया है जिनका ताल्लुक दरपर्दा कामरान से है? इरफान बोला, मैं समझा नहीं सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? जमील बोला, मैं तुम्हारे उस आदमी वक्कार की बात कर रहा हूँ। मुझे अपने जराए से मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक कामरान से है और इस वक्त भी वो इंटीरियर सिंध के एक कस्बे में कामरान के साथ मौजूद है। इरफान ने कहा, मुमकिन है ऐसा हो सर, मगर इस वक्त तो वो अपने फ्लैट पर मौजूद है। मैं अभी उसी के पास से आ रहा हूँ। नवीद साहब भी मेरे साथ थे, ये भी वक्कार से मिलकर आ रहे हैं। जमील ने सर्द लहजे में पूछा, वहाँ वक्कार के अलावा और कौन कौन था? इरफान बोला, वहाँ तो सिर्फ वक्कार ही था, या फिर बाद में नवीद साहब पहुंचे थे। अचानक चटाख की जोरदार आवाज आई। फिर जमील की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो और इस नवीद से तो मैं बाद में निपटूंगा। ये आखिर क्यों झूठ बोल रहा है? क्या ये भी तुम लोगों के साथ शामिल हो गया है? विक्रम बुरा मानने वाले अंदाज में बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं जमील साहब? मैं तो पिछले कई बरस से इस मुल्क में रह रहा हूँ। मेरी मेहनत का ये सिला दे रहे हैं कि मुझ पर ही शुबा कर रहे हैं। वो बोला, सच और झूठ का अभी पता चल जाएगा। ये विक्रम को भी मालूम नहीं है कि इसकी रिस्ट वॉच में एक ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा है। वक्कार के फ्लैट पर जो भी बातचीत हुई मैंने उसका एक एक लफ्ज सुना था और उसे रिकॉर्ड भी किया है। फिर वो विक्रम से मुखातिब हुआ। बोला, तो तुम्हें अमेरिका का वीजा और डॉलर्स चाहिए? उसके लहजे में तंज के साथ साथ नफरत भी थी।
वो बोला, मैं अभी वीज़ा लगाए देता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए तुम्हारी खोपड़ी ही काफ़ी है। मगर पहले मैं कामरान के इस चमचे से निमट लूँ। फिर वो इरफान से मुखातिब हुआ, बोला, हाँ अब बताओ कामरान कहाँ है? ये तो मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे साथ ही आया है। आज मैं उसे भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। फिर उसने वहशियाना अंदाज में कहकहा लगाया और बोला, तुम्हारा क्या ख्याल था कि इतनी बातें जानने के बाद भी मैं यहाँ अकेला आ जाता? इस घर में मेरे 4 बेहतरीन आदमी मौजूद हैं। उनके अलावा बहुत से आदमी बंगले के बाहर भी हैं। उन्होंने अब तक बंगले को चारों तरफ से घेर लिया होगा। मैंने उन्हें हिदायत दे रखी हैं कि इस बंगले से चिड़िया का बच्चा भी बाहर निकले तो उसे भून कर रख दो। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, हाँ अब बताओ कामरान कहाँ है? इरफान ने बरजस्ता झूठ बोला। कामरान हमारे साथ आया जरूर था, मगर वो बंगले के बाहर ही गाड़ी से उतर गया था। उसे अपने साथियों का इंतजार था जो पीछे 2 गाड़ियों में आ रहे हैं। इरफान खासा ज़हीन था। उसने फौरी तौर पर जमील को बुरी तरह फिक्रमंद कर दिया। वो बोला, और बंगले में गाड़ी से कौन उतरा था? ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया था। इरफान ने बहुत सफाई से एक और झूठ बोला। कहा, वो कामरान के साथी तैमूर और साजिद थे। जमील बोला, खैर मैं उनसे भी निमट लूंगा, फिलहाल तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूं। फिर उसने सफ़ाक लहजे में कहा, मैं तुम्हें मोहलत जरूर दूंगा कि तुम कलमा पढ़ लो। उसके साथ ही ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाया गया हो। अचानक कोई शीशा छन्नाके से टूटा तो मैं बुरी तरह उछल पड़ा। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि शायद जमील ने फायर कर दिया है, मगर फायर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अगर वो साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से भी फायर करता तो यकीनन मैं उसकी आवाज सुन लेता। अचानक कोई गरजदार आवाज में बोला, बस प्रताप, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। रिवॉल्वर फेंक दो, वरना मेरे हाथ में सिक की दूरमार ऑटोमेटिक और मोहलक राइफल है। ये आवाज तैमूर की नहीं थी, मगर मुझे जानी पहचानी लग रही थी। अब मजीद इंतजार करना बेकार ही था। मैं एकदम कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर जमील बुरी तरह चौंक उठा और यूं सहम गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रिवॉल्वर वो पहले ही फर्श पर फेंक चुका था। इरफान ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा लिया और पै दर पै कई थप्पड़ जमील के चेहरे पर रसीद करते हुए बोला, मुझे तो कलमा पढ़ने की मोहलत दे रहा था, अब बोल तुझे मैं कितनी मोहलत दूं? ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर जमील की कनपटी पर रख दिया। अचानक खिड़की की तरफ से आवाज आई, मैं अंदर आ रहा हूं कामरान साहब, फायर मत कीजिएगा। दूसरे ही लम्हे एक नकाबपोश उछलकर खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। उसका कद्दो कामत और चाल देखते ही मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मैं बेख्तियार बोला, विजय ये तुम हो? वो बोला, मुझे खुशी है कि आपको न सिर्फ मेरा नाम याद है बल्कि आपने चेहरा देखे बगैर मुझे पहचान भी लिया। ये कहते हुए उसने चेहरे पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया। वो विजय ही था, वही विजय जिसे मैं कांता की हिफाजत के लिए भारत में छोड़ आया था। वो चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा, फिर वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो रो रहा है। मैंने आहिस्तगी से उसे खुद से अलहदा किया। वो वाकई ज़ारो कतार रो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस मौके पर किस रद्द अमल का इजहार करूं। मैंने हंसकर कहा, वाह भाई विजय, मैं तो तुम्हें आयरन मैन समझता था, मगर तुम तो मुझसे मिलकर यूं रो रहे हो जैसे बरसों के बाद मुलाकात होने पर 2 बूढ़ी औरतें रोती हैं। बस अब ये रोना धोना बंद करो और ये बताओ कि कांता का क्या हाल है। विजय इस दौरान में संभल चुका था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, फिलहाल तो आप गोपाल दास की फिक्र करें, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है। इरफान ने कहा, यहाँ पहुँचने वाला है? विजय ने कहा, मैं इंडिया से गोपाल दास का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। वो रॉ का बाज़ाब्ता एजेंट नहीं है बल्कि भारत की एक दहशतगर्द तंजीम का रुकन है। दूसरे गैर कानूनी कामों के अलावा वो ब्लैकमेलिंग के साथ साथ किराए का कातिल भी है। इस मकसद के लिए इंडिया के करप्ट सियासतदान अक्सर उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमती सतह पर रॉ वाले भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त रॉ ने खास तौर पर उसे कश्मीर से बुलाया है। गोपाल दास ने कामरान साहब की सुपारी यानी कत्ल करने का मुआवजा 1 करोड़ रुपए एडवांस वसूल किए हैं। यहाँ रहने और खाने पीने के अलावा दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। रॉ हर कीमत पर कामरान साहब को ख़त्म करना चाहती है। मैंने पूछा, मगर ये सारी मालूमात तुम्हें कहाँ से मिली? विजय ने कहा, यह भी एक लंबी कहानी है, अभी तो आप गोपाल दास के इस्तकबाल का बंदोबस्त करें। इरफान ने पूछा, मगर तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो तैमूर मौजूद है। विजय ने कहा, तैमूर भी मुझे अच्छी तरह पहचानता है। इस वक्त विक्रम के गार्ड की जगह वही मौजूद है। मैंने कहा, तो गार्ड को? विजय ने जल्दी से कहा, नहीं, वो बेचारा तो बेगुनाह है, मैंने उसे सिर्फ बेहोश करके उसके हाथ पांव बांध दिए हैं। अचानक मुझे विक्रम के उस घड़ीनुमा ट्रांसमीटर का ख्याल आया तो मैं चौंक उठा। मैंने मुस्तरिब होकर कहा, मगर अब गोपाल दास इधर का रुख नहीं करेगा। उसने विक्रम के ट्रांसमीटर पर यहाँ होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली होगी। विजय ने मुस्कुराकर कहा, इसकी तरफ से आप परेशान ना हो,
उस ट्रांसमीटर की रेंज सिर्फ चंद मील तक है। गोपाल दास इस वक्त पोर्ट की तरफ गया है। उसने जाने से पहले विक्रम से कहा था कि तुम अपने घर पहुंचो, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में पोर्ट की तरफ जा रहा हूं। मैं 2-2.5 घंटे के बाद वहीं पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मैंने यहीं पहुंचने का फैसला कर लिया। मैं इससे पहले भी एक दफा गोपाल दास का पीछा करता हुआ यहाँ आया था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वो मेरे हाथ से बच गया। मैंने कहा, विक्रम अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो। मुझे खदशा था कि अगर गोपाल दास नजदीक ही कहीं मौजूद हुआ तो सब कुछ सुन रहा होगा। विक्रम ने घड़ी उतार कर खामोशी से मेरे हवाले कर दी। मैं उसे फर्श पर डालकर रिवॉल्वर के दस्ते से तोड़ने ही वाला था कि इरफान बोला, कामरान साहब, इस ट्रांसमीटर को तबाह करने के बजाय इसकी बैटरी सेल निकाल लें। ट्रांसमीटर नाकारा हो जाएगा, हम इससे बाद में काम ले सकते हैं। उसकी बात माकूल थी। मैंने जैकेट की खुफिया जेब से बारीक धार वाला खंजर निकाला और घड़ी का पिछला कवर उतार कर उसका सेल निकाल लिया। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ, तुम तैमूर के साथ बाहर का मोर्चा संभालो। गोपाल दास या कोई भी आए उसे रोकने की कोशिश मत करना, उससे हम लोग निमट लेंगे। हाँ, अगर वो हमसे बच निकलने में कामयाब हो जाए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। ये बात तैमूर को भी समझा देना। विजय मेरी बात सुनकर मोहतात अंदाज में बाहर निकल गया। इरफान ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, विक्रम को तो हम जिंदा रखने का फैसला कर चुके हैं, इस मरदूद का क्या करना है? उसने जमील के सर पर तड़ाक से थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा। मैंने कहा, इसे मारकर फिलहाल कहीं फेंक दो। मैंने यूं कहा जैसे किसी कुत्ते बिल्ली को मारने की बात हो रही हो। फिर मैंने पैंतरा बदला कहा, मगर ठहरो, हो सकता है ये जेराल्ड और एंथनी के ठिकाने से भी वाकिफ हो। अगर ये हमें उनका पता बता दे तो इसे भी मारने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारी दुश्मनी गोपाल दास से है, इससे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जमील ने हिज़ियानी अंदाज में कहका लगाया और बोला, तुम्हारी बातों में विक्रम तो आ सकता है, मैं नहीं आ सकता। विक्रम शायद तुमसे अच्छी तरह वाकिफ ना हो, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारी फाइल को इतनी दफा पढ़ा है कि उसका एक एक लफ्ज मुझे अजबर हो गया है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि तुमने अपने रास्ते में आने वाले रॉ के किसी आदमी को जिंदा छोड़ा हो। जमील की बात सुनकर विक्रम का चेहरा धुआं हो गया। जमील ने इतने एतमाद से ये बात कही थी कि एक लम्हे को तो मैं भी चकरा गया। मैंने बेनियाजी से कहा, चलो तुम जिंदा नहीं रहना चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं फिर इरफान से मुखातिब हुआ, कहा, फिलहाल इसके हाथ पांव बांध कर और मुंह में कपड़ा ठूंस कर कहीं फेंक दो। गोपाल से निमटने के बाद इससे भी निमट लेंगे। जमील ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, तुम निमटोगे गोपाल से? तुमने अभी शायद सिर्फ उसका नाम सुना है। भारत के ज़ेरे ज़मीन हल्कों में वो यमदूत कहलाता है, मौत का फरिश्ता। मस्तान खान भी उससे कन्नी कतरा कर गुजरता है। हुकूमत यूं ही किसी की खिदमत हासिल नहीं करती। मैंने झुंझला कर कहा, अच्छा अब अपनी ये बकवास बंद करो। हुकूमत ने तो विनोद पांडे की खिदमत भी हासिल की थी, फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो बोला, विनोद पांडे तो गोपाल के सामने बच्चा है। मैंने बेजारी से कहा, इरफान इसे अब ले ही जाओ, कहीं मैं गोपाल से पहले इसी का झटका न कर दूं। इरफान उसे धकेलता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। मैंने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो विक्रम, गोपाल जहां आए तो उसे एहसास मत होने देना कि हम लोगों में से कोई यहाँ मौजूद है। कह देना कि तैमूर मेरे साथ आया था और पासपोर्ट लेकर चला गया। विक्रम बोला, वो प्रताप के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, कौन प्रताप? विक्रम जल्दी से बोला, असल में जमील का असली नाम प्रताप है। मैंने कहा, कह देना कि वो अभी पहुंचा ही नहीं। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बंगले का आहनी गेट खोला हो। मैंने जल्दी से कहा, मेरा ख्याल है कि गोपाल दास आ गया है। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, मगर वहां से भी तुम्हें अपने निशाने पर रखूंगा। मेरे हाथ में कोई आम राइफल नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ये कहकर मैं फुर्ती से दूसरे कमरे में चला गया और फौरन ही उसकी लाइट ऑफ कर दी। मैंने दरवाजा भेड़ दिया, मगर उसमें इतनी सी झरी रखी कि उसमें राइफल की नाल आ सके। पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने, फिर इंजन बंद होने और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसी वक्त मुझे अपनी एक शदीद गलती का एहसास हुआ। पोर्च में प्रताप की गाड़ी भी मौजूद थी। मुझे उस गाड़ी को वहां से हटवा देना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब इसका दारोमदार विक्रम पर था कि वो गोपाल दास को कैसे मुतमईन करता है।